हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएसई 001 यूनिट 1 इवोल्यूशन ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। स्क्रीन पे दिए गए सभी कोर्सेज के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको इन सभी वीडियोस के फ्री पीडीएफ अवेलेबल होंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू नो हाउ इंडियाज हिस्ट्री, कल्चरल, philosophical traditions and ideals of freedom struggle help the evolution of its worldview in the post independence era। देखो, हम ये जो पूरी बुक पढ़ेंगे ना, ठीक है, या फिर हम इस पर्टिकुलर यूनिट की बात करते हैं, तो जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट को पढ़ने का वो है जानना हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में, हमारे वैल्यूज, एथिक्स, ट्रेडिशंस के बारे में, कि कैसे जो हमारी हिस्ट्री रही, हमारा कल्चर रहा, हमारी ट्रेडिशंस रहे, उन्होंने कैसे इंडिया का एक वर्ल्ड व्यू तैयार किया, या फिर कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे इंडिया की हेल्प करी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज फर्स्ट पीएम जवाहरलाल नेहरू, देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज वर्ल्ड व्यू। फर्स्ट है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पीस और सेकंड है अ लार्जर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेशंस। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखो, अगर हम बात करें तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी होती है ना, उसमें दो चीजों को ध्यान रखा जाता है, और इन्हीं चीजों को ध्यान रखा जाता है जब हम अपना वर्ल्ड व्यू तैयार करते हैं। ठीक है, पहला है पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पीस, यानी कि भारत कभी भी, आप जानते हैं कि वॉर को सपोर्ट नहीं करता है ना। हम हमेशा पीस को सपोर्ट करते हैं। तो हम कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, कोई ट्रीटी साइन कर रहे हैं, तो हम उसमें क्या चाहेंगे कि शांति बनी रहे, है ना, वॉर जैसी जो स्थिति है वो ना बने। दूसरा है कि इंडिया चाहता है अ लार्जर डिग्री ऑफ कोऑपरेशन अमंग नेशन। अगर हम 20 देशों से बात कर रहे हैं तो 20 के बीच में, हमारे बीच में अच्छे रिश्ते बने रहे, है ना। तो इंडिया जो अपनी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है या फिर अपना वर्ल्ड व्यू तैयार करता है, तो उसमें हम दो चीजों के ऊपर ध्यान देते हैं, पहला पीस और दूसरा कोऑपरेशन। और ये दोनों चीजें हमें कहाँ से मिली है? हमारी हिस्ट्री से मिली है, हमारी ट्रेडिशन से मिली है। ठीक है, अगला है सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वीडियो ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका फर्स्ट चैप्टर है और फर्स्ट बुक है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। देखते हैं, द चीफ सोर्सेज ऑफ इंडियाज एंशिएंट वैल्यूज आर द स्क्रिप्चरल टेक्स्ट। लाइक जो चीफ सोर्सेज है इंडिया की एंशिएंट वैल्यूज के, वो क्या है? वो हमारे स्क्रिप्चरल टेक्स्ट है ना, जैसे कि वेदास हो गए, मनु हो गई, यज्ञवाल्क्य, पराशर, धर्मशास्त्र। जो बुद्धिस्ट और जैन है, इनके जो टेक्स्ट होते हैं, है ना, ग्रेट एपिक्स जैसे कि द रामायण, द महाभारत, जो हमारे पुराण होते हैं, या जो भी नेशनल इवेंट्स हुए हैं, थियोलॉजिकल ट्रीटीज हुए हैं, मैनुअल ऑफ वर्शिप्स हुए हैं, ये सारी चीजें हमें क्या करती हैं? हमारा वर्ल्ड व्यू तैयार करने में हेल्प करती हैं। सिर्फ वर्ल्ड व्यू ही तैयार नहीं करती हैं, ये और भी हमारी बहुत मदद करती हैं। ठीक है, जैसे कि छोटे से एग्जाम्पल अगर आप इसका देखोगे तो ये है कि मैंने ना ऐसे कुछ लोगों को देखा है कि जो छोटी, आजकल ना भगवत गीता आ रही है छोटी छोटी, जो इजीली आप कैरी कर सकते हो, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, जब, मतलब ऐसा मैंने देखा है, शायद आपने भी देखा हो, कि जब वो परेशान होते हैं या उनको, वो फंस जाते हैं किसी प्रॉब्लम में, तो वो क्या करते हैं, वो आंखें बंद करके और ऐसे गीता खोलते हैं, और जो भी सामने उनको श्लोक दिखता है, वो उससे कहीं ना कहीं उनको डायरेक्शन मिल जाती है, ये जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। या आप भी इसके लिए कुछ और कर सकते हो, है ना। तो कुल मिला के ये जो हमारी एंशिएंट वैल्यूज है ना, ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ये हमें हेल्प करती है हमारा व्यू बनाने में, हमारा एक वर्ल्ड व्यू तैयार करने में। ठीक है, it is relevant to remember that these traditional sources of values covered various aspects of human life such as social, economic, political and cultural etc। ये जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, ये हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को कवर करती हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो या फिर कल्चरल हो।
Secondly, these traditional values underwent certain changes due to the impact of Islamic in Western culture. The works of modern India thinkers like Vivekanand, Tagore, Tilak, Gandhi and Nehru influenced by ancient Indian thoughts which helps them in shaping the destiny of independent India. देखो वेस्टर्न कल्चर भी जब इंडिया के अंदर आया और इस्लामिक कल्चर भी आया तो काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, या फिर आप कह सकते हो कि काफ़ी छेड़छाड़ करी गई थी वेदास के साथ, है ना, उपनिषद के साथ, पुराण के साथ, इन सभी के साथ। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे एंशियंट थिंकर्स थे या फिर जो हमारे मॉडर्न थिंकर्स रहे, जैसे कि विवेकानंद जी, टैगोर जी, तिलक जी, गांधी, नेहरू, इन सभी ने हमारे जो एंशियंट थॉट है, यानी अभी जो हमने ट्रेडिशनल वैल्यूज देखे हैं, ट्रेडिशनल सोर्सेज देखे हैं, उनकी हेल्प से इंडिया की जो डेस्टिनी है उसको क्या किया, शेप किया, है ना। अगला है नेचर ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज इन द इवोल्यूशन ऑफ वर्ल्ड व्यू। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा, ठीक है। सो देयर आर 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियाज ट्रेडिशनल वैल्यू हैव अ बियरिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इट्स वर्ल्ड व्यू। 5 ऐसे एस्पेक्ट है जिन्होंने भारत का वर्ल्ड व्यू मिलकर तैयार किया। ये आप प्रीवियस ईयर पेपर देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। पहला है प्रेफरेंस फॉर द मिडल वे। प्रेफरेंस फॉर द मिडल वे क्या होता है, बीच का रास्ता चुनना, है ना। इंडिया हमेशा बीच का रास्ता चुनता है, कैसे, आगे देखते हैं। A preference for the middle way has been one of the cardinal feature of Indian tradition and culture. ये हमारे ट्रेडिशन का, हमारे कल्चर का एक काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट, काफी कार्डिनल फीचर है। जैसे देखो संस्कृत में बोलते हैं अति सर्वत्र वर्जते। अब ये क्या होता है, अति सर्वत्र वर्जते। अति क्या होता है, किसी भी चीज को आप कह सकते हो किसी चीज की अति करना। होता है ना, कोई किसी की होड़ करता है ना, उसकी भी अति हो जाती है, या एक तरीके से जिद करना, है ना, अति करना। तो बोलते हैं अति सर्वत्र, यानी कि हमेशा वर्जित होती है, कभी भी अति नहीं करनी चाहिए। तो हम ये इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखो जब हम बात करें कोल्ड वॉर की तो इंडिया ने ना अति नहीं करी, ना ही तो हमने ये करा कि हम बिल्कुल सबके खिलाफ हैं, हम अपनी अलग ही सेना खड़ी कर रहे हैं, अलग ही युद्ध लड़ेंगे, नहीं। हमने किसी की गुलामी भी नहीं करी, है ना। अति क्या होती है, या तो आप किसी के पूरे गुलाम बन जाओ या फिर आप अपनी मानो। हमने क्या करा, हमने बीच का रास्ता चुना, यानी कि हमने शांति का और भाईचारे का रास्ता चुना, ठीक है। इंडिया ने क्या चुना, प्रेफरेंस फॉर द मिडल वे, ठीक है। It was not surprising that India should prefer the golden mean of the middle way between the competing international ideologies during the Cold War year। देखो आइडियोलॉजीज के बीच ही लड़ाई थी वो, है ना, सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। लेकिन इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने बीच का रास्ता चुना। किसको चुना, हमने नाम को चुना। सो दिस वाज द मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप दैट इंडिया शूड इन 1946। और 1946 में इंडिया ने एक मैसेज ऑफ फ्रेंडशिप भी दिया, क्योंकि जो भी देश उस टाइम आजाद हो रहे थे, इंडिया ने नाम को एक ओपन प्लेटफॉर्म रखा कि आप यहाँ पे आ सकते हैं और अपने देश के ऊपर, देश की इकोनॉमी के ऊपर, लोगों के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। प्रेफरेंस फॉर द मिडल वे यानी कि बीच का रास्ता चुनना, एग्जाम्पल है इसका नाम, ठीक है। अगला है टॉलरेंस यानी कि सहिष्णुता, ठीक है। अब फिर से संस्कृत आ गई, देखो वदे वदे जयते तत्व सिद्धि। वदे वदे जयते तत्व सिद्धि का मतलब क्या होता है, एनलाइटनमेंट इज अचीव्ड थ्रू डिबेट। अब देखो यहाँ पे ना इमेजिन करो कोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है, हियरिंग हो रही है, तो 2 पार्टी होती है, पार्टी 1 और पार्टी 2। अब देखो किसी भी बात के 3 पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो पार्टी 1 का वकील सुनाएगा, एक पहलू वो जो पार्टी 2 का वकील सुनाएगा, और एक जो सच में वो चीज क्या है, सच है। तो वो सच कैसे निकल के आएगा, वो सच डिबेट के थ्रू आएगा, है ना। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, देखो अगर हम सिर्फ अपनी बात को सही रखेंगे तो अगेन वो क्या हुई, अति हुई, और शायद हो सकता है हम गलत हो, और बहुत बार होते भी हैं। या हो सकता है कि हम आंख बंद करके सामने वाली की बात को मान ले, तो वो भी क्या होगा, वो भी गलत होगा, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मिल सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम डिबेट करेंगे जिससे कि हम अच्छे निष्कर्ष यानी कि हम अच्छे कंक्लूजन पे पहुंच सके, ठीक है। तो कह रहे हैं वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, यानी कि एनलाइटमेंट हमेशा डिबेट से मिलती है। अब ये इसमें क्यों आया है, देखो थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम इसको रीड करेंगे। इंडिया के अंदर कितने सारे अलग अलग रिलीजन आए, लेकिन भारत ने एकदम उनकी गुलामी भी नहीं करी कि क्रिश्चियंस आ गए तो पूरा भारत चल पड़ा क्रिश्चियन बनने, है ना, नहीं, ऐसे नहीं करा। और हमने ऐसा भी नहीं करा कि हमने उनको मार के भगा दिया, नहीं। इंडिया ने क्या अगेन क्या करा, टॉलरेट किया, जो भी आए सबको वेलकम किया, उनको अलाउ किया अपना रिलीजन प्रैक्टिस करो, है ना। और उसके बाद हमने किसको चुना, सेक्युलरिज्म को, यानी कि धर्मनिरपेक्षता को, यानी कि भारत में सभी धर्म जो है वो बराबर है।
ऐसा नहीं है कि आप दिवाली मना रहे हो लेकिन ईद नहीं मना सकते, या आप क्रिसमस मना सकते हो लेकिन रक्षाबंधन नहीं मना सकते, ऐसा नहीं होता। सभी धर्मों को परमिशन है कि वो अपनी जो फेस्टिवल्स है उनको मना सकते हैं, ठीक है। अब हम रीड करते हैं, देखो, टॉलरेंस इज नॉट जस्ट एन आइडियल मेंशन इन द स्क्रिप्चर्स, इट इज अ सोशल रियलिटी। जो टॉलरेंस है वो सिर्फ हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ लिखी बातें नहीं है, ये एक सामाजिक सच्चाई है, यानी कि सोशल रियलिटी है। That's why when the first Christians came to Kerala in 47 AD, they were not repulsed, right? But they were welcome. हमने मार के नहीं भगाया था, उल्टा नहीं फिराया था, हमने क्या किया था, वेलकम किया था। सिमिलरली जब जीव्स आए केरल में 17 AD में, राइट, पारसीज आए 7th सेंचुरी में, हमने हमेशा सभी को अलाउ किया कि आओ, प्रैक्टिस करो अपने रिलीजन को, प्रोपगेट करो अपने फेथ को दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो किसी और रिलीजन को ये बोले कि आप चलो ठीक है, प्रैक्टिस सब करने देते हैं, मोस्टली सब नहीं करने देते, कुछ करने देते हैं, राइट। लेकिन कोई भी देश ऐसा नहीं है जो प्रोपगेट करने की परमिशन दे देगा कि आप आओ और यहाँ पे अपना क्या करो, धर्म का प्रचार करो, लोगों का धर्म परिवर्तन कराओ। अभी रिसेंटली बात है कि 46 लोग एक बस में बैठ के हिमाचल से यूपी की तरफ जा रहे थे, तो उन लोगों से पूछा गया कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सभी का कॉमन पर्पस था, वो सभी एक पर्टिकुलर रिलीजन के थे, ठीक है, जो कि अपना रिलीजन चेंज करने जा रहे थे, यानी कि धर्म परिवर्तन के लिए जा रहे थे। तो लेकिन इसके बाद भी इंडिया हमेशा सबको वेलकम करता है ना। किसी भी रिलीजन के ऊपर किसी प्रकार कोई बैन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इंडिया ने उसके बाद भी क्या किया, सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया। यहाँ तक कि इससे भी बड़ी बात यह है कि शाहजहां का सबसे एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा दारा सिखो, उसने जो हमारे उपनिषद हैं उन तक को चेंज करके पर्शियन लैंग्वेज में कर दिया। आज के टाइम पे जो हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, चाहे वो पुराण हो गए, चाहे लेजेंड्स बुक्स हो गए, स्क्रिप्चर्स हो गए, वो प्योर नहीं है। इस्लामिक कल्चर के आने के बाद और वेस्टर्न कल्चर के आने के बाद उसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ हुई है, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। तो देखो, this shows that there is a lot of tolerance in India was in past. India, in spite of its aberrations, adopt secularism. इंडिया ने इतना सब होने के बाद भी, इतने सारे धर्म आए, हमारे उपनिषद के साथ छेड़छाड़ हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद भी इंडिया ने टॉलरेट किया और सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है। अदर साइड, इन द स्फेयर ऑफ फॉरेन रिलेशंस, ट्रेडिशन ऑफ टॉलरेंस मेड इट इम्पॉसिबल फॉर इंडिया टू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर ब्लॉक Cold War. Instead, India chose to pursue a policy of peaceful coexistence and friendship towards all countries. यही हमें नाम के अंदर भी देखने को मिला, हमने टॉलरेट किया, हम किसी के खिलाफ नहीं गए, किसी के साथ नहीं गए, हमने बीच का रास्ता चुना, यानी कि पीसफुल, ऐसा रास्ता चुना जो शांति लाए, है ना, देशों के बीच में प्यार बढ़ाए, दोस्ती का मैसेज दे। The tradition of tolerance reflected in India's way of peaceful settlements of disputes through negotiations. और ये जो हमारा टॉलरेंस का ट्रेडिशन है, ये दिखता है किसमें, जो हम मैटर्स को कैसे, जो डिस्प्यूट्स होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको हम नेगोशिएशन यानी कि बातचीत के थ्रू जो सेटल करते हैं ना पीसफुल तरीके से, वो दिखाता है कि इंडिया कितना टॉलरेट करता है। भारत कभी भी पहले शुरू में युद्ध नहीं करता है। हमारे चाइना के साथ कोई इशू हो, कोई डिस्प्यूट हो, या पाकिस्तान के साथ हो, या किसी भी अन्य देश के साथ हो, इंडिया ने, मालदीव्स के साथ हो, इंडिया ने कभी भी ये नहीं करा कि आओ सीधा मैदान पे लड़ते हैं, है ना, नहीं। भारत ने हमेशा चाहा है कि हम पीसफुल तरीके से बातचीत करके पीस और कॉपरेशन को बढ़ावा दें, है ना। स्टार्टिंग में पढ़ा था ना पीस और कॉपरेशन, ठीक है। अगला है रियलिस्ट और आइडियलिस्ट ट्रेडिशन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, क्योंकि जो दो हैं दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट काफी इजी है। So two important approaches have existed in India since the beginning of realist and idealist traditions, right? हम एक पॉइंट पढ़ेंगे रियलिस्ट और दूसरा आइडियलिस्ट। चलो, रियलिस्ट का मानना है फोकस ऑन पावर एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। जो रियलिस्ट है वो कहते हैं कि पावर पे ध्यान दो, है ना, पावर पे ध्यान दो और प्रैक्टिकल हो जाओ। अब वही जो आइडियलिस्ट ट्रेडिशन है वो कहते हैं नहीं, अपनी वैल्यूज पे ध्यान दो, अपने एथिक्स पे ध्यान दो, कॉपरेशन, पीस, भाईचारा, इन सब पे ध्यान दो। रियलिस्ट कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत ही कॉन्फ्लिक्चुअल है। दे बिलीव दैट द वर्ल्ड इज कॉम्पिटिटिव एंड ओपन कॉन्फ्लिक्चुअल। तो अपनी पावर बढ़ाओ, कॉम्पिटिशन में आगे जाना है,
आइडियलिस्ट कहते हैं कि दे बिलीव दैट द वर्ल्ड कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन। आइडियलिस्ट ये कहते हैं कि देखो कुछ कंपटीशन नहीं है, अपना ध्यान दो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, कोई भी दिक्कत है तो उसको आप इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डायलॉग या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं तुम्हें कंपटीशन में खड़े हो जाना है कि उन्होंने 10 बम मारे हैं तो हम भी 12 बम मारेंगे, नहीं, हम बातचीत से चीजों को सुलझा लेंगे, ठीक है। ये थोड़े शांत स्वभाव के हैं। रियलिस्ट का मानना है कि हमें ध्यान देना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर, इकोनॉमिक पावर के ऊपर। आइडियलिस्ट कहते हैं कि इन सबको छोड़ो और अपने प्रिंसिपल, पीस, जस्टिस, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। रियलिस्ट बोलते हैं कि ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस है ना, ये जीरो सम गेम है, यहाँ एक हारता है और एक जीतता है, और जीतता वही है जो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, पावरफुल बना के रखता है। आइडियलिस्ट कहते हैं कि ये जो एक पूरा रियलिस्ट ने ये एक एरेना बना दिया ना, इसकी जगह इंटरनेशनल रिलेशंस को तुम एक प्लेटफॉर्म ले सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे तुम कॉमन गुड को अचीव कर सकते हो, यानी कि प्रोग्रेस मिलके कर सकते हो। क्लाइमेट चेंज हो गया, टेररिज्म हो गया, ह्यूमन राइट्स हो गया, कोई भी इशू है तो इंटरनेशनल रिलेशंस को ना एक प्लेटफॉर्म की तरह देखो, वहां पे जाके देशों को अपने साथ जोड़ो, है ना। अर्थ को बचाना है तो सभी देशों को अपने साथ जोड़ो और आगे बढ़ो, ठीक है। रियलिस्ट कहते हैं पावर पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल हो जाओ, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, अपने आप को आगे बढ़ाओ, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे ध्यान दो, नेशनल सिक्योरिटी पे ध्यान दो, इकोनॉमिक पावर पे ध्यान दो। आइडियलिस्ट कहते हैं अपने वैल्यूज, प्रिंसिपल्स, पीस, जस्टिस, एथिक, कोऑपरेशन, इन सब पे ध्यान दो, और इंटरनेशनल रिलेशन को एक एरेना मत बनाओ कि हमें आगे बढ़ना है सामने वाले देश से, नहीं, बल्कि उनको साथ लेके जो प्रॉब्लम्स है उनको क्या करो, सॉर्ट करो, है ना, सॉर्ट आउट करो। जैसे कि एग्जाम्पल है इनके अशोका और महात्मा गांधी जी। देखो अगला है एब्सेंस ऑफ इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशंस। देखो इसमें क्या है कि इंडिया ना कभी भी इंपीरियलिज्म को सपोर्ट नहीं करता, हालांकि हम खुद एक टाइम पे कॉलोनी रहे हैं, लेकिन इंडिया कभी नहीं कहता कि आप जाओ और युद्ध करो और उस जगह को कॉन्कर कर लो। हमारे बहुत से राजा ने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े, बहुत सी जमीनें भी उनके पास आई, लेकिन वो उनको अपनी मर्जी से छोड़कर आ गए, ना कि उन्होंने क्या करा, उन पे कब्जा कर लिया, ठीक है। सो अनदर फीचर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इज द एब्सेंस ऑफ इंपीरियलिस्ट ट्रेडिशन, ऑल्सो कॉल्ड इंपीरियलिज्म। No prominent Indian thinker, not even a realist like Kautilya or Manu or Bodhyan, advocated the extension of Indian empire beyond its boundaries. इंडिया की जो बाउंड्रीज है उससे बाहर भी जाके कोई युद्ध लड़ा गया है तो उसको क्या किया गया है। In ancient Indian history, there were many kings who voluntarily relinquished conquered टेरिटरीज, कॉन्कर्ड यानी कि कब्जाई हुई जमीनों को भी, कब्जाई भी नहीं, जीती हुई कह सकते हैं, ठीक है, सॉरी, जीती हुई जो जमीन थी उसको भी छोड़कर आ गए अपनी मर्जी से। देख रहे हो कितना बड़ा दिल था हमारे राजा जो थे, ये सब थिंकर्स जो थे। इवन इंडिया हैज मोस्टली बीन इन्वेडेड और कॉलोनाइज्ड बाय अदर कंट्रीज लाइक द ब्रिटिश। हम खुद ब्रिटिशर्स की कॉलोनी बने एक टाइम पे, वो अलग चीज है, बट हमने कभी इस चीज को सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। इंडियाज हिस्ट्री इज मोर अबाउट डाइवर्स कल्चर एंड किंगडम विद इन इट्स ओन बॉर्डर्स रादर देन एक्सपेंडिंग बियॉन्ड देम टू डोमिनेट अदर लैंड्स। देखो मराठास आए, पांडवास आए, चोलास आए, तोमर आए, है ना, गुर्जर प्रतिहार आए, राष्ट्रकूटास आए, ये सब आए, इन सब ने भारत के अंदर ही जो भी पर्टिकुलर जगह है वहां सब पे राज करा, या आप कुछ भी कह सकते हो, शासन किया, लेकिन कभी भी इंडिया ने ना अपनी बाउंड्रीज के बियॉन्ड जाके किसी की भी बाउंड्री पे क्लेम नहीं करा। इंडिया ने चाइना वाली हरकतें नहीं करी, पाकिस्तान वाली हरकतें नहीं करी, ठीक है। अगला है अप्रोच टू इंटरनेशनल लॉ। सो इंडिया की क्या अप्रोच है इंटरनेशनल लॉ को लेके, तो देखो पहला है कि इंडिया क्या करता है, जो नेशंस है उनकी संप्रभुता यानी कि सोवरेनिटी को क्या करता है, वैल्यू करता है। इंडिया कभी भी किसी भी देश के इंटरनल अफेयर में जाके बीच में इंटरफेयर नहीं करता, इंटरवीन नहीं करता। दूसरा ये कह रहे हैं कि जो इंडिया है वो जो भी अपने डिस्प्यूट्स होते हैं, इंटरनेशनल या वर्ल्ड वाइड डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको कभी वॉर से नहीं सुलझाता कि आओ सीधा लड़ाई लड़ते हैं, नहीं। इंडिया हमेशा क्या करता है, पीसफुल मीन्स लाइक नेगोशिएशंस, आर्बिट्रेशन रादर देन कॉन्फ्लिक्ट और वॉर। इंडिया कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता, वॉर नहीं करता, हम पीसफुल या फिर बातचीत के तरीके से चीजों को हल कर लेते हैं, और ये शुरुआत से अब तक इंडिया की पॉलिसी रही है कि कोई भी अगर डिस्प्यूट है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो हम बातचीत के जरिए उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसको बातचीत से सॉल्व ना किया जा सके, ठीक है, अनटिल अनलेस सामने वाला भी
थोड़ा समझदार है या नहीं है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो, सो इंडिया रिस्पेक्ट एंड फॉलोज इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। हम इंडिया हमेशा रिस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज को और एग्रीमेंट को। ऐसा नहीं है कि भारत ने आज बैठ के कोई साइन कर रहे हैं किसी समिट के अंदर और कल ही इंडिया उसके खिलाफ चला गया, नहीं। इंडिया हमेशा रिस्पेक्ट करता है और फॉलो करता है इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट को, ठीक है। हम बहुत इज्जत करते हैं इंटरनेशनल लॉ की, ठीक है। So India seeks a balanced approach that considers both national interest and global responsibility. इंडिया एक बैलेंस बना के चलता है जिसमें हम नेशनल इंटरेस्ट यानी हम अपने देश का भी तो भाई फायदा देखना है। ये थोड़ी बस गए सामने वाले की बात मान ली और साइन करके आ गए, नहीं। इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी सबसे ऊपर रखता है लेकिन बैलेंस बना के रखता है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं है कि इंडिया अपने फायदे के लिए आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, अर्थ को नुकसान पहुंचा रहा है, नहीं। वो भी ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंडिया उसको भी बैलेंस करके चल रहा है, ठीक है। अगला है एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव आइडियाज थ्रू नेगेटिव टर्म्स। देखो ये थोड़ा सा एक फनी साइड पे है। इंडिया क्या करता है, नेगेटिव टर्म्स का यूज करता है अपने पॉजिटिव साइड दिखाने के लिए, पॉजिटिव आइडियाज दिखाने के लिए। जैसे हम ये नहीं कहते कि गांधी जी शांति को सपोर्ट करते थे, है ना, पीस, नहीं। हम क्या कहते हैं, गांधी जी अहिंसावादी थे, है ना। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग पीस द इंडियन सेज नॉन वायलेंस, अहिंसा, राइट। नॉन अलाइनमेंट कितना नेगेटिव साउंड कर रहा है कि हमें किसी के साथ नहीं जुड़ना, है ना, लेकिन इसने कितना पॉजिटिव मैसेज दिया वर्ल्ड को, राइट। एग्जाम्पल है लाइटनिंग अ लैम्प इन द डार्कनेस, यानी अंधेरे की बात हो रही है, डार्कनेस की बात हो रही है, लेकिन वहां पे भी हम दिया जला रहे हैं, तो नेगेटिव टर्म है लेकिन पॉजिटिव मीन है, ठीक है। इसका मतलब है डिफरेंट टाइम्स में या फिर डिफिकल्ट टाइम्स में हम कुछ ना कुछ करके कोई होप पैदा कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं, या फिर कोई पॉजिटिव एफर्ट लगा के चीजों को क्या कर लेते हैं, हल निकाल लेते हैं। One of India's most far-reaching contribution to the world is the concept of zero. देखो जीरो, शून्य, कितना नेगेटिव साउंड करता है, लेकिन आप जानते हैं कितनी पॉजिटिव वैल्यू रखता है ये मैथमेटिकल के अंदर, है ना। तो ये है इंडिया कैसे नेगेटिव टर्म्स को यूज करके अपने पॉजिटिव आइडियाज को वर्ल्ड तक पहुंचाता है, ठीक है। देखो ये हमारी ट्रेडिशनल वैल्यूज थी जो हो गई हैं अभी पूरी। अब हम देखेंगे ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखो इन्होंने भी हमारे वर्ल्ड व्यू को तैयार किया है, ठीक है, कुछ चीजें अच्छी भी करके गए हैं, वो आज हम पढ़ लेते हैं। सो ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन शेपिंग इंडियाज वर्ल्ड व्यू। पहला है मॉडर्न एजुकेशन। तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराया। नो डाउट बहुत नुकसान हुआ है इससे। इंडिया आज के टाइम पे अगर कोई हिंदी में ज्यादा बात करता है कॉलेज में या फिर स्कूल्स में या कहीं, तो उस बच्चे को थोड़ा इंफीरियर देखा जाता है, या फिर ये चीजें टीचर्स के बीच में भी होती हैं, टीचर्स भी एक दूसरे को ऐसे देखते हैं, अरे ये तो हिंदी में बात करते रहते हैं ना। और कोई अगर 4 लाइन इंग्लिश की बोल देता है तो अरे ये तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार, सुंदर, सबसे ऊपर, है ना। तो वो चीज अलग है, लेकिन उससे हमें फायदा भी हुआ है। क्या फायदा हुआ है, ब्रिटिशर्स ने वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया है, जिसकी वजह से देखो नो डाउट हमारे पास बहुत विद्वान लोग थे, पहले भी थे और आज भी हैं, बट पहले शायद ज्यादा थे। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के आने के बाद हमें एक बोलते हैं ना डाइवर्स व्यू मिल गया, साइंस में, लिटरेचर में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमीज में, जिसने इंडिया की हेल्प करी एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव तैयार करने के लिए। देखो अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव क्यों इतना जरूरी है, फिर इंडिया का वर्ल्ड व्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं ये चीज इतनी डेप्थ में। तो देखो बोलते हैं ना कि छोटे से एग्जाम्पल ले लो कि घर परिवार में रहना है तो सबकी सुननी पड़ती है ना। कुछ ऐसे ही इस दुनिया में रहना है तो आप ये नहीं कर सकते कि आप सभी देशों से मुंह मोड़ लोगे, नहीं। आपको कोऑपरेट भी करना पड़ेगा, वॉर भी फेस करनी पड़ेगी, कंपटीशन भी देखना पड़ेगा, लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप हमेशा वॉर के पीछे पड़े रहते हो या फिर आप पीसफुल या कोएग्जिस्टेंस इन सब के ऊपर ध्यान देते हो, ठीक है। सो दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने रेलवे बनाई, टेलीग्राफ लेके आए, रोड्स बनाई। देखो उस टाइम पे ऐसा तो नहीं था कि नॉर्थ से साउथ में जाना, ईस्ट से वेस्ट में जाना बहुत ही आसान था, नहीं। बट इन्होंने क्या करा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, यानी कि बहुत सारी रोड्स बनाई, आपकी ब्रिजेस बनाए, ठीक है, जिससे देश में यहाँ से वहां जाना, इधर से उधर जाना बहुत आसान हो गया। और आज के टाइम पे तो हाईवेज बन रहे हैं, 6-7 घंटे के रास्ते 2-2.5 घंटे में आराम से कवर हो जाता है, ठीक है। सो पहला ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न एजुकेशन लेके आए, वेस्टर्न एजुकेशन, जिससे हमारा ग्लोबल पर्सपेक्टिव और तैयार हुआ। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तीसरा है लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। आज के टाइम पे जो हमारा सेंट्रलाइज लीगल सिस्टम है ना, वो ब्रिटिशर्स की ही देन है या उनकी वजह से ही आया है, ठीक है। अगला है नेशनलिज्म और यूनिटी।
आए, कब्जा किया और जितना भी एक्सप्लॉयटेशन किया, सारी चीजें अलग, लेकिन इनको भगाने के लिए हमारे देश में जितने भी रिलीजन, जो भी धर्म जाति के लोग थे, सब एक साथ आए। तो इनकी वजह से क्या हुई, एक नेशनलिज्म की जो भावना है, जो फीलिंग है, वो निकल कर आई। एक सेंस ऑफ यूनिटी इंडिया के अंदर दिखाई दिया, क्योंकि सब फ्रीडम स्ट्रगल में इनके खिलाफ थे, यानी कि पूरा भारत एक साथ था। ठीक है, तो ये जाते जाते कुछ अच्छा करके चले गए। अगला है द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन इंडियाज वर्ल्ड व्यू। देखो, आईएनसी का भी योगदान रहा है, ठीक है, इंडिया का वर्ल्ड व्यू तैयार करने में। पहला है इंडिपेंडेंस मूवमेंट। इंडिपेंडेंस मूवमेंट की शुरुआत किसने करी थी? स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो हुआ था, किसने शुरू करा था? वो आईएनसी के ही लीडर्स ने शुरू करा था। अगला है नाम, यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, जिसमें जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका काफी बड़ा योगदान था, काफी इम्पोर्टेंट उन्होंने अपना जो रोल है प्ले किया था नाम के अंदर। ठीक है, और अगला है इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर। तो इंडिया में शुरू में हमें पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, वो सोशलिज्म से थोड़ा इम्प्रेस थे, है ना, वो थोड़ा उस साइड पे थे। तो इंडिया ने, यानी कि आईएनसी ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहले सोशलिस्ट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया, लेकिन समय के साथ हमने सेल्फ रिलायंस पे ध्यान दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी पे ध्यान दिया, और उसके बाद हमने शिफ्ट किया लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की तरफ। ठीक है, तो आईएनसी ने 3 तरीकों से, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हमारे वर्ल्ड व्यू तैयार किया, यानी कि शेप किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और जो पॉइंट्स है क्लियर हो गए हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडीऑटिक।